सब टीचर्स टॉपर्स यही कहते हैं कि बायो का एनसीईआरटी आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, पर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया है। अब ये कितना इन डेप्थ है, जितना मैंने उस लाइन को पढ़ के समझा, क्या उतना इनफ है या नहीं है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो ये जज कर ही नहीं पाते। तो बीइंग ए टीचर मैंने एक 2 स्टेप सोल्यूशन सोचा है इसका। क्यों ना एनसीईआरटी के 2 अलग अलग लाइंस को विच आर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम सेम टॉपिक, उनको एक साथ लिया जाए, उनको एक साथ समझा जाए और सेकेंड स्टेप में उससे एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, एक ट्रिकी क्वेश्चन 2 अलग अलग लाइन को मिला के। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सीरीज जहाँ पे मैं खुद आपके साथ बैठ के यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा 2 अलग अलग लाइंस को लेकर, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सही में आपका जो एनसीईआरटी का रीडिंग है वो सही से हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जगह पे कुछ लैगिंग। सो लेट्स स्टार्ट दी एनसीईआरटी टेस्टर सीरीज। एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल, और वो चैप्टर एंड होता है पेज नंबर 118 पे। तो अभी आप जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं वो पेज नंबर 118 का लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल से। टॉपिक है एंजाइम, उसका भी सब टॉपिक है कोफैक्टर्स। तो हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जिंक इज द कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, जिसका सिंपल एक मीनिंग तो ये निकलता है कि जिंक एक मेटल आयन है जो कि एक कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये है एनसीईआरटी का लाइन। अब इस पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ कार्बोक्सीपेप्टाइडेस नहीं, जिंक +2 दैट इज जिंक का जो मेटेलिक फॉर्म है वो it is also cofactor for carbonic anhydrase, it is also cofactor for alcohol dehydrogenase। पर जैसे कि सीरीज़ का नाम है कि हम एनसीईआरटी के अंदर ही रहेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पे ये कहा गया है कि कैटालाइटिक एक्टिविटी मतलब एंजाइम के जो काम करने का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। मतलब अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम का कैटालाइटिक एक्टिविटी लूज हो जाता है। मतलब अगर एक एंजाइम हम मान के चले यहाँ पे से दिस इज द एंजाइम और ये एंजाइम का नाम है से दिस इज एन एंजाइम, और ये जो एंजाइम है इसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये एंजाइम है और ये जिंक जो है ये इसका है कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम। तो अगर हम इस रिएक्शन से, ये लाइन का मतलब कुछ ऐसा निकलेगा कि अगर हम इस रिएक्शन से जिंक को हटा दे तो जो ये एंजाइम है ये भी अपना कैटालाइसिस बंद कर देगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ना, तो ये प्रोटीन टूटेगा ही नहीं अपने कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में। ये लाइन का तो मतलब यही निकलता है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को ज़रूर, स्क्रीन को पॉज करके। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा फ्रेम किया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ EDTA इज प्लेस्ड वेयर जिंक हेल्प्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेस इन प्रोटियोलाइसिस। मतलब अगर इस मीडियम में जहाँ पे ये रिएक्शन चल रहा है, मतलब ये जिंक प्रोटियोलाइसिस में हेल्प कर रहा है और ये है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एंजाइम, तो अगर ये रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसमें मीडियम में थोड़ा सा EDTA डाल दें तब क्या होगा इस रिएक्शन का। अब EDTA जिनको नहीं पता, इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, जो कि चिलेशन फॉर्म करता है। आप कोऑर्डिनेशन में शायद इस चीज़ को पढ़े होंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है तो यहाँ पे एज सच हम कुछ ज़्यादा देखते नहीं, पर एक लाइन हम अक्सर स्किप कर देते हैं। द लाइन हियर इज, ऊपर में आप उसी पैराग्राफ में देखिए, नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस। पहला लाइन जो लिखा हुआ है मेटल आयंस, तो मेटल आयंस का ही एग्जांपल में हम लिख लेते हैं। इस पे नीचे जाके एनसीईआरटी ने भी दिया है, मेटल मतलब जिंक और जिंक आयन Zn+2 which forms very important statement, coordination bonds, which forms coordination bonds with the side chains of the active site as well as the substrate। मतलब जो एक्टिव साइट है
जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों के एक्टिव साइट के साथ ये जो जिंक है वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम कोफैक्टर की चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये क्वेश्चन तब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको आपने एक आंसर सोच लिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप वीडियो को एंड में जाके चेक कर लीजिए एक बार कि आपका आंसर सही है कि नहीं। फर्स्ट से एक होता है एपो एंजाइम पार्ट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन अकेला फंक्शनल होता ही नहीं, तो जो इसका प्रोटीन पार्ट है उसको तो हम एपो एंजाइम कह देते हैं, मतलब इट इज द प्रोटीन पार्ट। पर इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर, विच इज नॉट नेसेसरीली मेटल आयन। अदर कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद एंजाइम जाके फंक्शनल बनता है, और वो एंजाइम्स जिनमें एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है उनको हम कहते हैं होलो एंजाइम। यहाँ पे होलो एंजाइम क्या है, दिस इज फंक्शनल। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है ये, इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। हाँ शायद अभी सही है, दिस इज फंक्शनल एंजाइम। तो एनसीईआरटी के लाइन का पहला मतलब ये है कि अगर हम इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा दें तब ये पूरा एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तब ये एंजाइम अपना कैटालाइसिस कर ही नहीं पाएगा। दूसरा अभी जो मैंने लाइन पढ़ा है, जो उस पैराग्राफ का पहला लाइन था, उस पे ये लिखा था कि जो कोफैक्टर अगर मेटल आयंस है, मतलब कोफैक्टर कई तरह के हो सकते हैं, अगर वो मेटल आयंस है इन दैट केस वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये था एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट। और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी जो मेटल आयन बनाएगा वो दो चीज़ों के साथ बनाएगा। वो एक्टिव साइड जो है एंजाइम का, एक्टिव साइड यानी कि किसके साथ, एंजाइम के साथ बनाएगा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा सबस्ट्रेट के साथ, मतलब मेटल आयन और सबस्ट्रेट के बीच में एक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। ठीक, अभी दूसरे तरह का एक कोफैक्टर भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर ही देता हूँ। कोफैक्टर जैसे कि मेटल आयन हो सकता है, कोफैक्टर वैसे ही ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर इसको हम दो ग्रुप पे ऐसे डिवाइड करते हैं कि अगर एक कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, मेटल आयन मतलब इनऑर्गेनिक हो गया, अगर एक कोफैक्टर ऑर्गेनिक है इसका मतलब कुछ ऐसा है कि वो एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा, और वो बाइंडिंग, मैंने दो एरोस क्यों दिए, वो दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एफिनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर वो बहुत टाइटली एसोसिएट हो रहा है एंजाइम के साथ, मतलब एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म हम रिटेन कर पाए इस चीज़ को। ये एक एंजाइम है, ये एक कोफैक्टर है, और ये इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना रहा है। थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हो गया था अभी। ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक कोफैक्टर है, और इसके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं। तब हम इसको कहते हैं, पहला वाला जिसका नाम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक में ही प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा एक केस ऐसा होता है कि ये एंजाइम है, ये कोफैक्टर है, और इनमें बहुत ही ट्रांजिएंट यानी कि टेम्पोररी एसोसिएशन होता है। एक चीज़ आप समझो कि ये दोनों ही कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक। बोथ कोफैक्टर्स हियर आर ऑर्गेनिक, पर दो केसेस है। फर्स्ट केस में दे आर फॉर्मिंग ए टाइट एसोसिएशन, टाइटली बाउंड, तब उनका नाम हो जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ये ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी एसोसिएशन है, उनका हम नाम देते हैं कोएंजाइम। इसी चीज़ को हम बस लिख लेते हैं सही से, एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। और यही जो नोट है उसका PDF में डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ से ऐसे दो ग्रुप हम बना सकते हैं। एक होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप,
और एक एक होगा कोएंजाइम। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और दूसरा हमारा कोएंजाइम हो जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल, प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब इट इज टाइटली बाउंड, एंजाइम के साथ ये बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। और कोएंजाइम मतलब इट शोज ट्रांजिएंट एसोसिएशन, एग्जैक्ट टर्म है एनसीईआरटी का। इट शोज ट्रांजिएंट बाइंडिंग या फिर ट्रांजिएंट एसोसिएशन, टेम्पोररीली बाइंड करता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और एंजाइम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली ज़्यादा होता है या कम होता है? आंसर विद द बॉन्ड लेंथ विल बी लेस सिंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक, अभी हमारा जो टॉपिक है वो समवेयर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसमें कि मेटल आयंस होता है और मेटल आयंस में क्या क्या चेंजेस हमें करना है, क्या क्या चेंजेस हमें नहीं करना है, क्या होता है एग्जैक्टली क्या नहीं होता है, यही सब चीज़ें ये डिस्कस करता है यहाँ पे। ठीक, और जो हमारा क्वेश्चन है वो मोर और लेस मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिगार्डिंग, मैंने पूछा है इसको रिगार्डिंग जिंक। और पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये किसी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कोई भी किताब का क्वेश्चन ये है नहीं। आप सीधा गूगल में सर्च करोगे तो आंसर तो आएगा नहीं इसका। पर हम यही चाहेंगे कि आप ना ही गूगल सर्च करें, ना ही किसी, अब आज के डेट पे अगर आप कोई मान लो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, कोई एआई के इंजन में अगर आप इसे डाल दो तो आंसर तो मिल जाएगा शायद। पर मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से कोशिश करें। अगर ना हो तो एक बार ये लेक्चर पूरा देखें ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल सके, वरना आप ये वाला सवाल तो कर दोगे पर इन जैसा सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट मेटल आयन का। अभी जो क्वेश्चन है इसमें आता है, क्वेश्चन में एक नाम लिखा हुआ है EDTA। अब EDTA क्या चीज़ है? इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है EDTA, इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का एक प्रॉपर्टी होता है, दिस इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब जिन्होंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है इनको पता होगा, अगर ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मान लो ये जिंक है Zn+2, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये Zn+2 है, ये है एंजाइम, दिस इज द एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये है एंजाइम, एंजाइम का नाम दिया हुआ है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, जो कि करता है प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटीन को तोड़ना सब्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में। अब ये हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जहाँ पे ये रिएक्शन दिख रहा है क्या अभी तक? हाँ, क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है कि अगर हम इस मीडियम में EDTA डाल दें जहाँ पे ये रिएक्शन अभी चल रहा है, अगर वहीं पे हम EDTA डाल दें तो इस पे असर क्या आएगा? होता यह है कि जो ये EDTA हमने नाम लिखा है, ऊपर एक नाम लिखा है कि दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्योंकि ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, उसका एक प्रॉपर्टी है, ये जिंक को अपनी ओर ऐसे चिलेशन कर लेता है जिंक को। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड है, मतलब ये जो जिंक है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, एक पूरा कवर बना लेता है। मतलब आप कह सकते हो इट क्लॉज जिंक, क्लॉज मतलब ये पूरी तरह से कवर कर लेता है जिंक को। अब जिंक का एफिनिटी डेफिनेटली कार्बोक्सीपेप्टाइडेस की ओर तो है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, पर उसका एफिनिटी फॉर EDTA दैट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड इज मच हायर। क्योंकि इसका एफिनिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कुछ देर में जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, मीडियम में हम EDTA ऑलरेडी डाल देंगे, उसके बाद कुछ ही देर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये कि ये जो EDTA है, दिख रहा है अभी तक, ये जो EDTA है, इसके साथ, ये EDTA के साथ जो है जिंक एक चिलेशन फॉर्म कर लेगा EDTA जिंक के आसपास। मतलब जिंक इज ए सेंट्रल आयन और उसके आसपास EDTA एक चिलेशन फॉर्म कर लेगा, क्योंकि ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब अगर ये यहाँ पे एफिनिटी है उनका ज़्यादा, वो लोग तो यहाँ पे बाइंड कर गए, अभी जो ये एंजाइम है वो हो जाएगा फ्री।
यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है ना कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अभी ये जो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अभी इसके पास कौन सा चीज़ नहीं है, एक बार सोच के देखो। इसके पास अभी जिंक है ही नहीं, इसके पास अभी जिंक है ही नहीं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसको। इसके पास अभी जिंक है ही नहीं। अगर अभी इसके पास जिंक नहीं है, एक बार देखो जो एनसीईआरटी का लाइन है वो क्या कहता है। एनसीईआरटी का लाइन यहाँ पे क्लियरली ये लिखता है कि कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। क्या देख पा रहे हो आप ये चीज़? मतलब अगर आप ये कोफैक्टर को रिमूव कर रहे हो तो इसका कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। अब जब मैंने यहाँ पे EDTA डाला था, जब मैंने यहाँ पे ये EDTA डाला था, जिंक, ये EDTA ने जिंक को अपनी ओर खींच लिया। अभी एंजाइम तो फ्री हो गया। अब जो फ्री एंजाइम है, यहाँ पे एक बार वापस आओ, नॉन प्रोटीन पार्ट था जिंक। अब जो फ्री एंजाइम है वो कौन सा बन गया? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम है और कोफैक्टर नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर को किसने खींच लिया? EDTA ने। मतलब ये जो रिएक्शन है अभी प्रोग्रेस तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा बन गया? अभी नॉन फंक्शनल एंजाइम। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम EDTA डाल दे इसमें, सो इन दैट केस आंसर वुड बी प्रोटियोलाइसिस विल नॉट ऑकर। प्रोटियोलाइसिस विल नॉट ऑकर, व्हाई? बिकॉज अभी जिंक +2 जो कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए था वो भी है ही नहीं इस पे। उसने EDTA के साथ चिलेशन फॉर्म कर लिया। और ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यहाँ पे है, दिस विल बी एन एपो एंजाइम जस्ट। ये बस एक एपो एंजाइम बन के रह जाएगा अभी, इसका अभी कोई दूसरा रोल नहीं है। दिस विल जस्ट बी एन एपो एंजाइम नाउ। और अकेला एक एपो एंजाइम, आप यहाँ पे देखिए, अकेला एक एपो एंजाइम अगर है, दिस इज नॉट फंक्शनल, उसको ये नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। सो दिस वॉज ए ग्रेट क्वेश्चन। अब एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि प्रोटीन इज which टाइप ऑफ कोफैक्टर? अगर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये कौन से टाइप का कोफैक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गेनिक, सेकंड ऑप्शन इनऑर्गेनिक, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन। आप एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करके एंड में ज़रूर आपका जो आंसर है उसको यहाँ कमेंट में बता देना एक बार, तब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आप ये लेक्चर से कितना सीखे। थैंक यू।